it's very important for the company कि वो integrated marketing strategies, ये integrated marketing communication strategies डिजाइन करें ताकि वो कस्टमर को एक clear या consistent image प्रोजेक्ट कर सकें या डिलीवर कर सकें. So next come one of the main important concept of this lecture, communication process और how can we develop an effective marketing communication. अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन होना चाहिए था, देन हम किस तरह से एक effective marketing communication strategy डिजाइन कर सकते हैं. So there are various steps, like steps in developing effective marketing communication. There are 5 different steps जिनको follow करते हुए company an effective marketing communication strategy design कर सकती हैं. First, identify the target audience, determine the communication objective, design the message, choose the media and collecting the feedback. So इसको हम briefly one by one discuss करते हैं. Identify the target audience. So not only in designing marketing communication strategy, but in every strategy, the first and foremost important step is to identify your target audience. Like हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी उसमें भी हमने क्या डिस्कस किया था, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस. देन प्राइसिंग में भी हमने यही डिस्कस किया था दैट इफ वी हैव टू डेवलप एन इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, then it's very important to identify your target audience or to understand your target audience. ठीक है. इसी तरह प्लेसिंग स्ट्रैटेजी या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में भी हमने यही डिस्कस किया था, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट एवरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे फॉर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, लाइक हमारे करंट कस्टमर्स क्या है, हमारे पोटेंशियल बायर्स क्या है, और इधर हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं या ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं या स्पेशल पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं. ऑन दी अदर साइड हमारी जो भी टारगेट ऑडियंस होगी वो हेवीली इन्फ्लुएंस कर रही होगी हमारे कम्युनिकेशन डिसीजंस पे. लाइक कंपनी के जितने भी कम्युनिकेशन डिसीजंस होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं कि कंपनी की टारगेट. ओके, बाकी पार्टिसिपेंट्स ने अब तक ज्वाइन नहीं किया. सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, मोहम्मद इकबाल एंड सना इकबाल. मोहम्मद इकबाल एंड सना काइंडली मैसेजेस करें बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वो ज्वाइन करें. ओके मैम. ओके मैम. ठीक है. सो टारगेट ऑडियंस किसी भी कंपनी के कम्युनिकेशन मैसेजेस पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है. लाइक आपके टारगेट ऑडियंस ही ये डिसाइड करेगी कि आपको क्या कंटेंट कम्युनिकेट करना है. लाइक व्हाट विल बी सेड, हाउ इट विल बी सेड, व्हेन इट विल बी सेड, वेयर इट विल बी सेड, हु विल से इट, हु विल डिसाइड ऑल दीज डिसीजंस. द टारगेट ऑडियंस विल डिसाइड कि कंपनी के कम्युनिकेशन डिसीजंस क्या होने चाहिए. That's why identification of target audience is very very important. So what is the next step? The next step in designing effective communication is determine the communication objective. Like once we done with identification of target audience, हमने identify कर लिया कि हमारी target audience कौन है, क्या है, then अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव क्या है या ओवरऑल हमारे आईएमसी के ऑब्जेक्टिव क्या है. सो अल्टीमेटली यूजुअली कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कस्टमर से डिजायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें, लाइक कस्टमर को परसुएट करें कि वो उनकी प्रोडक्ट को परचेज करें. ठीक है. So here you can see in this figure, यहाँ पे buyer readiness stages या buyer readiness process आप देख सकते हैं. Let me zoom this slide. ठीक है. Okay. So कंपनी को बेसिकली या आइडेंटिफाई करना है कि उसकी टारगेट ऑडियंस इस buyer readiness stages में से किस स्टेज पे स्टैंड कर रही है. So what is buyer readiness process? It is basically the stages जो customers मूव करते हैं या फॉलो करते हैं या पास थ्रू करते हैं ऑन देयर वे टू परचेज.
लाइक कस्टमर्स ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, वो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके देन परचेज स्टेज पे पहुंचते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब हम परचेज डिसीजन डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये डिस्कस किया था कि दैट परचेज डिसीजन स्टार्ट्स लॉन्ग बिफोर द एक्चुअल परचेज। लाइक पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, देन डिफरेंट अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद आप प्राइजेस कंपेयर करते हैं एंड देन आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सो यहाँ पे इस स्टेज पे कंपनी को यह आइडेंटिफाई करना है कि उसकी टारगेट ऑडियंस किस स्टेज पे स्टैंड कर रही है और उसको किस स्टेज की तरफ मूव करना है। लाइक हियर यू कैन सी 6 स्टेजेस: अवेयरनेस स्टेज, knowledge stage, liking stage, preference stage, conviction stage, and then comes the purchase stage. ठीक है? So जब आप कोई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, एंड देन आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए। बट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके टारगेट ऑडियंस इस प्रोसेस में कहाँ स्टैंड कर रही है। जब तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ स्टैंड कर रही है, आप इफेक्टिव प्रमोशन ऑब्जेक्टिव डिजाइन नहीं कर सकते। सो हाउ वी वुड नो कि हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ स्टैंड कर रही है इन डिफरेंट 6 स्टेजेस। For example, what is the first stage? The first stage is awareness and knowledge stage. So, suppose that your target market is totally unaware of the product. आपकी टारगेट ऑडियंस को सिर्फ क्या पता है, आपकी प्रोडक्ट का सिर्फ नेम पता है या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता है। So it means that your target audience stands in the awareness and knowledge stage. तो आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे। अगर आपके टारगेट ऑडियंस प्रेफरेंस या कन्विक्शन स्टेज पे है, देन आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे। ठीक है? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी इंट्रोडक्शनरी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके टारगेट ऑडियंस कहाँ स्टैंड कर रहे होते हैं, कौन से स्टेज पे? मोहम्मद इकबाल, कौन से स्टेज पे स्टैंड कर रहे होते हैं उनकी टारगेट ऑडियंस जो इंट्रोडक्शनरी प्रोडक्ट्स होती हैं? जी मैम, जो इंट्रोडक्शनरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी टारगेट ऑडियंस इन डिफरेंट 6 स्टेजेस में से कहाँ स्टैंड कर रही होंगी? अवेयरनेस स्टेज पे, नॉलेज स्टेज पे, लाइकिंग या प्रेफरेंस स्टेज पे? मैम अवेयरनेस। अवेयरनेस स्टेज पे। व्हाई? बिकॉज कस्टमर्स आर टोटली अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। सो इन स्टेजेस को हम डिस्कस करते हैं एक प्रोडक्ट पे। ठीक है? फॉर एग्जांपल, पीएनजी ने 2012 में एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी। बाकी स्टूडेंट्स को काइंडली मैसेज करें, क्योंकि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के अटेंडेंस मार्क होगी जिन्होंने तीनों सेशन अटेंड किए। तो पीएनजी ने 2012 में एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी, एक इनोवेटिव लॉन्ड्री उनकी प्रोडक्ट थी जिसका नाम था टाइड पॉट्स। ठीक है? टाइड पॉट्स वो बेसिकली सिंगल यूज टैबलेट्स, लॉन्ड्री टैबलेट्स थे, जिसमें उन्होंने लिक्विड डिटर्जेंट को और स्टेन रिमूवर को कंबाइन किया था और ब्राइटनर को कंबाइन किया था। ठीक है? सो बिकॉज दिस वाज अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो उसके लिए कंपनी ने एक इंट्रोडक्शनरी कैंपेन लॉन्च की थी जिसका नाम था पॉप इन स्टैंड आउट। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ टाइड पॉट्स। ठीक है? ऐसे ये एक सिंगल यूज टैबलेट्स थी, लॉन्ड्री टैबलेट्स थी, जिसको कस्टमर्स जो है वो वॉशिंग मशीन में जब यूज करते थे तो वो उनके प्रोडक्ट को एक ब्राइटनर और एक फ्रेशर लुक देते। सो इस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की थी टाइड इन स्टैंड आउट के नाम से, जिसको पे उन्होंने 150 मिलियन की हेवी इन्वेस्टमेंट की थी। सो आफ्टर दिस कैंपेन नाउ कस्टमर्स आर अवेयर ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने उस कैंपेन में डिफरेंट मीडिया यूज किए थे, मास मीडिया यूज किए थे, ट्रेडिशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इन स्टोर मीडिया, ताकि वो क्विकली ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सके और कस्टमर में एक नॉलेज बिल्ड कर सके अबाउट द ब्रांड। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शनरी स्टेज, नाउ कस्टमर्स आर अवेयर ऑफ इट कि व्हाट इज टाइड पॉड, उसके फंक्शंस क्या हैं और वो किस तरह से उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो किस तरह से वर्क करती है, उसकी क्वालिटी क्या है।
सो नाउ कस्टमर्स अब कौन से स्टेज पे स्टैंड कर रहे हैं? लाइकिंग स्टेज पे, ठीक है, बिकॉज कस्टमर्स आर नाउ अवेयर ऑफ द ब्रांड और कस्टमर्स के पास सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शनरी कैंपेन। सो अब कंपनी के प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव या कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट होंगे। नाउ कंपनी विल फोकस दैट हाउ पीपल डू फील अबाउट द ब्रांड, डू दे लाइक द ब्रांड और डू दे डिसलाइक द ब्रांड। सो अब कंपनी के जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज होंगी वो किस पे फोकस होंगे कि ब्रांड से रिलेटेड एक फेवरेबल फीलिंग बिल्ड की जा सके, कस्टमर्स के अंदर एक प्रेफरेंस क्रिएट की जा सके, कस्टमर्स उसको डिफरेंट कंपैटिटर्स ब्रांड से जब कंपेयर करें, एंड इन कन्विक्शन में वो कस्टमर्स को कन्विंस करेंगे कि जो लॉन्ड्री ब्रांड लाइक टाइड पॉड्स आप परचेज कर रहे हैं, इट इज द बेस्ट लॉन्ड्री प्रोडक्ट दैट यू आर, ठीक है। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस स्टैंड पे स्टेज कर रही है और आप उसको किस स्टेज की तरफ मूव करेंगे। अगर आपकी इंट्रोडक्शनरी प्रोडक्ट है, इट मींस आपकी टारगेट ऑडियंस अवेयरनेस या नॉलेज स्टेज पे है, तो आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे। आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव प्रोबेबली क्या होंगे कि आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करेंगे या ब्रांड एक्सपोजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जब आपके टारगेट ऑडियंस नॉलेज स्टेज को क्रॉस करके लाइकिंग स्टेज पे आ जाएगी, देन आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे। आप क्या करेंगे कि कस्टमर में फेवरेबल फीलिंग बिल्ड करेंगे, ठीक है। और जब आपकी टारगेट ऑडियंस लाइकिंग स्टेज से प्रेफरेंस स्टेज पे आ जाएगी, लाइक आपकी प्रोडक्ट को कंपेटिटर्स प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करने लगेगी, देन आप उसको कन्विंस करेंगे दैट इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट यू आर वांट। एंड व्हेन कस्टमर्स आर इवेंचुअली कन्विंस्ड कि ये प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है, देन वो उसको इवेंचुअली परचेज करेंगे। सो आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव या प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी बायर रेडीनेस स्टेज के बाय आपकी टारगेट ऑडियंस किस स्टेज पे स्टैंड कर रही है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप in designing effective marketing communication is designing a message. like आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किस स्टेज पे स्टैंड करिए, तो अब आपको उसको कोई ना कोई मैसेज डिलीवर करना है, ठीक है। कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है जिसके थ्रू आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकें कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे या जो भी आपके डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रोड्यूस करे। सो आइडियली कंपनीज आइडा मॉडल यूज करती हैं इन डिजाइनिंग मैसेज, इन डिजाइनिंग प्रमोशनल मैसेज और इन डिजाइनिंग कम्युनिकेशन मैसेज, ठीक है। लाइक अ मैसेज शुड बी एबल टू गेट कस्टमर अटेंशन, कि आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए वो पहले कस्टमर की अटेंशन को कैच करे, देन उसमें इंटरेस्ट डेवलप करे, उसमें डिजायर स्टिम्युलेट करे, एंड देन इवेंचुअली उसको इतना स्टिम्युलेट करे या ट्रिगर करे कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे। सो प्रमोशन में या कम्युनिकेशन में यूजुअली हम आइडा मॉडल यूज करते हैं इन डिजाइनिंग डिफरेंट मैसेजेस। सो मैसेज कंटेंट के लिए लाइक जो मैसेज आप कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, मार्केटियर्स के पास 3 चॉइसेस अवेलेबल होती हैं या 3 थीम्स अवेलेबल होती हैं जिसके बेसिस पे वो अपने मैसेज को या अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं। और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है? इवन either they can go for rational appeal, emotional appeal and moral appeal, ठीक है। सो it's very very important concept, so सब इस पे कंसंट्रेट करें। लाइक हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किस स्टेज पे स्टैंड कर रही है। अब हम जो भी मैसेज उसको कम्युनिकेट करेंगे, उस मैसेज को डिजाइन करने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। इधर हम रैशनली कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, इधर हम इमोशनली कम्युनिकेट कर सकते हैं या morally communicate कर सकते हैं। So what is rational appeal? Rational appeal is basically related है कस्टमर के सेल्फ इंटरेस्ट के साथ। लाइक अगर आप अपने प्रमोशनल मैसेज को रैशनल अपील पर डिजाइन करते हैं, सो इट मींस कि आप अपने मैसेजेस में क्या कम्युनिकेट करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, वो किस तरह से फंक्शन करती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इट मींस कि आप कस्टमर को
रैशनली कन्विंस करेंगे या लॉजिकली कन्विंस करेंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सके। सो आई हैव सिलेक्टेड 3 एडवर्टाइजमेंट्स है जिसमें कंपनीज ने डिफरेंट अपील्स को यूज किया। ठीक है, सो लेट मी शो यू दिस एड ताकि आपको आइडिया हो कि रैशनल अपील के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट ओके सो व्हाई इट इज नॉट, लेट मी चेक। रैशनल अपील के थ्रू जो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट या अपना मैसेज कंटेंट डिजाइन करती हैं, आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल वॉच दिस एड, आप इस एड में देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी का एड है और इसमें कंपनी ने रैशनल अपील यूज की है। लाइक सिर्फ वो यही कम्युनिकेट करें कि उनका जो स्मार्टफोन है गैलेक्सी A52 उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसकी क्या क्वालिटी है। ओके देखेंगे। ओके आई थिंक कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, सो कंप्लीट एड तो हम यहाँ प्ले नहीं कर सके, बट एटलीस्ट यू नो कि किस तरह से जब कंपनी रैशनल अपील पे या रैशनल थीम पे अपने मैसेजेस को डिजाइन करती हैं तो वो सिर्फ क्या कम्युनिकेट कर रही होती हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उनकी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं या उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है या परफॉर्मेंस क्या है या किस तरह से फंक्शन करती है। अजहर अली, आपने देखा एडवर्टाइजमेंट किस तरह से रैशनल अपील पर डिजाइन हुआ है। मैमूना मुश्ताक, Yes, miss. क्लियरली विजिबल था एडवर्टाइजमेंट। Yes, miss. ओके मैं इन एडवर्टाइजमेंट के लिंक्स पे ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके सो द नेक्स्ट अपील इज इमोशनल अपील, जो सबसे ज्यादा आजकल कंपनीज यूज कर रही हैं। सो व्हाट इज इमोशनल अपील? इमोशनल अपील इज वेयर जिसमें कंपनीज कस्टमर्स के अंदर डिफरेंट इमोशंस को इंस्टॉल करती हैं। अब वो इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इवन वो इमोशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। लाइक इमोशनल अपील में आप डिफरेंट इमोशंस यूज कर सकते हैं, लव इमोशन यूज कर सकते हैं, हैप्पीनेस के इमोशंस यूज कर सकते हैं, जॉय के इमोशंस यूज कर सकते हैं, ह्यूमरस इमोशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो पहले यूफोन के जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते थे वो ह्यूमरस अपील पे डिजाइन करते थे। ठीक है, सो इमोशनल अपील इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल होती है बिकॉज जो मेन इमोशनल अपील का कॉन्सेप्ट क्या है कि कस्टमर, यस, मेन आइडिया क्या है कि कस्टमर ऑफन फील बिफोर देते हैं। कस्टमर्स पहले फील करते हैं किसी भी चीज को सोचने से पहले। दैट्स व्हाई इमोशनल अपील्स आर मोर पावरफुल देन रैशनल अपील। सो इमोशनल अपील में आप रैशनली तो कस्टमर्स को कन्विंस नहीं करते बल्कि इमोशनली कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें। लाइक आप किसी स्टोरी टेलिंग मैनर में एक स्टोरी के थ्रू या किसी इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करके इमोशनल इवेंट के बेसिस पे डिफरेंट मैसेजेस या कंटेंट डिजाइन करते हैं ताकि, अच्छा इसमें आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करते कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। इवन आप कंप्लीट एड देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये किस ब्रांड का एड था, ये किस कंपनी का एड था। बट नाउ टुडे many companies are using emotional appeal because it's far more effective than rational and moral appeal. जैसे आपने लिप्टन का एड देखा होगा,
जागे उनके लिए। मैम आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, रुक रुक के आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स तो सही आ रही है? यस मैम, आवाज सही आ रही है। ओके, सो प्लीज अगर आवाज सही नहीं आ रही है तो आप अपना भी इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। सो इमोशनल अपील में जैसे लिप्टन का ऐड आया था, जागे इनके लिए जो जरूरी है। जैसे सर्फ एक्सेल के आपने ऐड देखे होंगे, वो इमोशनल अपील पर डिजाइन होते हैं। ऑल्पर्स के ऐड हैं। इसी तरह आपने देखा होगा रमजान में डिफरेंट अपैरल ब्रांड्स ने बहुत इमोशनल एड्स डिजाइन किए थे। बैंक अल्फला का ऐड है। एक ऐड मैं यहाँ पे शो करती हूँ, देखते हैं हम कंप्लीट ऐड देख सकते हैं या नहीं। मुझे ना ये आप लोगों ने ऐड देखा, केक अप का एक ऐड था, वीक क्रीम्स केक अप का। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, बट ये ऐड थोड़ा सा लेंदी है, तो हम ये दूसरा ऐड देखते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि कंपनीज पॉजिटिव इमोशंस भी यूज करें। कंपनीज नेगेटिव इमोशन भी यूज कर सकते हैं कस्टमर को इंकरेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल फेयर अपील। फेयर इमोशन इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीट बेल्ट के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो सीट बेल्ट के एडवर्टाइजमेंट में वो कस्टमर को एक फेयर अपील के थ्रू क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो सीट बेल्ट यूज करें। जैसे कुछ टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट भी क्या होते हैं, वो भी फेयर अपील यूज करते हैं कि अगर आप फ्रिक्वेंटली ब्रशिंग नहीं करेंगे तो आपके गम्स या आपके जो है वो आपके दांतों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये एड्स जो है वो चल नहीं रही। ओके, लेट मी चेक करना हमको। तो इस Richard एडवर्टाइजमेंट didn't में want to die, कंपनी ने फेयर अपील but he यूज couldn't किया है, और फेयर अपील के थ्रू वो कस्टमर को इनकरेज करें कि वो सीट बेल्ट वेयर करें। stop himself. The collision with the car didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he continued on his journey. When he hit the inside of the car, that didn't kill him either, but his internal organs carried on travelling until they hit his rib cage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard. ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा कि किस तरह से कंपनी ने फेयर अपील के थ्रू कस्टमर को इनकरेज किया कि वो सीट बेल्ट वेयर करें। फॉर एग्जांपल वॉच दिस ऐड, आपने शायद ये ऐड पहले भी देखा है। ये एक इमोशनल ऐड है जिसमें कंपनी ने एक इमोशनल अपील के थ्रू कस्टमर को इनकरेज किया। अब यहाँ आपने देखा, अब आप देखेंगे कि पूरे कमर्शियल में आपको वॉल्स नजर नहीं आएगा एक्सेप्ट दिस मार्क और दिस लोगो, बट एंड में आपको पता चलेगा कि ये वॉल्स का इरा, आओ तुम्हारे तेल लगा दूं। नहीं अम्मा, सुबह कॉलेज पे तो जाने। अच्छा, वक्त की दौड़ में निकले आगे दूर। बेटा जी खाला। ये फेसबुक कैसे चलाते हैं? अरे असर, कीमे वाले पराठे बनाए हैं। कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना। अच्छा लाएं। अकाउंट बन गया। Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. अबे आंटी ने पराठे भेजे, कहाँ है? Oh, cute. हाँ, हेलो अम्मा, ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा, सब थोड़ी डालते हैं इधर। पर फासले यार, तुम और आंटी शुरू से इतना क्लोज हो? हेलो मम्मी आप क्या कर रही हैं फेसबुक पे? बेटा,
वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं, तो सोचा शायद इस तरह ही हो जाए। तो करें ना। रुक कर फिर मुड़े और गले लगाए, बातें प्यार की सुने और ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से कंपनीज इमोशनल अपील के थ्रू कस्टमर्स को मोटिवेट करती हैं या इनकरेज करती हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और हमने नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट देखा और पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट देखा। एंड आजकल अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखें तो मेनली कंपनीज क्या है वो इमोशनल अपील यूज करिए बिकॉज इट्स मोर powerful and more effective than rational appeal. Then comes moral appeal. So moral appeal is basically directed to an audience sense of what is right and wrong. किसी भी सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए कंपनीज मोरल अपील यूज करती हैं जिसमें वो कस्टमर्स को इथिकली कन्विंस करती हैं या मोरली कन्विंस करती हैं दैट व्हाट इज राइट एंड यू हैव टू फॉलो इट एंड व्हाट इज रॉन्ग यू हैव टू स्टॉप डूइंग इट। जैसे आपने देखा होगा कि लेट मी शो यू, आओ जमा करें इंसानियत। सो व्हाट इज इट? इट मींस कंपनी इज यूजिंग मोरल अपील कि वो आपको कन्विंस करना चाह रही है कि व्हाट इज राइट, आपको सपोर्ट करना चाहिए किसको, एक सोशल कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। सो कंपनी कैन यूज रैशनल अपील, इमोशनल अपील एंड moral appeal to design their message content. Okay, let's move forward. So once you have identified, are my okay, मेरी voice clear है? मिस किस किस टाइम रुक रही है? जी सना क्या कह रही हैं आप? मिस मैं कह रही हूँ कि किसी किसी टाइम 1-2 मिनट रुक मिलती है फिर सही आ जाती है। कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सो हमने डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए। फर्स्ट हमने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई की, देन हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारे कम्युनिकेशन या प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, एंड देन हमने ये डिसाइड किया कि जो हम मैसेज कस्टमर को कम्युनिकेट करेंगे वो हम किस थीम पर डिजाइन करेंगे, ईदर रैशनल थीम पे, इमोशनल थीम पे या मॉरल थीम पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मैसेज तो डिजाइन कर लिया, अब हम उस मैसेज को कस्टमर तक कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे, किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। मिस जी सना। मैम जो ये तीनों हम लोगों ने मैसेज डिजाइन करेंगे तो कंपनी तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेगी ना? ऑफ कोर्स एक ही सेलेक्ट करेगी एट अ टाइम। ठीक है, हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल अभी हमने वॉल्स का ऐड देखा, वॉल्स ने इस मर्तबा ऐड में इमोशनल अपील यूज की, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो रैशनल अपील यूज कर ले। बट मोरल अपील थोड़ी सी लिमिटेड होती है इन द सेंस कि अगर कंपनी को किसी सोशल कॉज को सपोर्ट करना होता है तो वो रैशनल मोरल अपील का एड्स डिजाइन करती है। ठीक है, इसको हम अपील कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट अपील कहते हैं या एडवर्टाइजमेंट या मैसेज थीम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने मैसेज डिजाइन कर लिया, अब हम कस्टमर तक कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप पे हम डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास दो ब्रॉड चॉइसेस हैं, ईदर हम पर्सनली कम्युनिकेट करेंगे और ईदर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल यूज करेंगे। सो व्हाट इज पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल? जिसमें कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करती है, ईदर फेस टू फेस, फोन कॉल्स के थ्रू, मेल के थ्रू या टेक्सटिंग और इंटरनेट के थ्रू। लाइक जो आपने मैसेज डिजाइन किया है वो आप पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स में आपके पास फर्दर दो ऑप्शंस हैं, लाइक ओपिनियन लीडर एंड बज़ मार्केटिंग। ओपिनियन लीडर इज लाइक जिसके हम ओपिनियन को कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग बाइंग या बाइंग प्रोसेस में। जैसे एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी, उस रिसर्च के रिजल्ट्स ये थे कि कस्टमर सबसे ज्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ओपिनियन को कंसिडर करता है ड्यूरिंग, और उसी रिसर्च में फर्दर फाइंडिंग्स ये थी कि 90% कस्टमर्स ने ये रिस्पॉन्ड किया कि वो सिर्फ अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स वो उन ओपिनियन लीडर के
रिकमेंडेशंस को या ओपिनियन को कंसिडर करते हैं जिनको वो जानते हैं। और 50% कस्टमर्स ने ये कहा कि वो ऑनलाइन रिव्यूज को या ऑनलाइन ओपिनियन को या जो वर्चुअल ओपिनियन है उसको भी कंसिडर करते हैं, अपार्ट के वो उनको जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, सो व्हाट इज बज मार्केटिंग? बज मार्केटिंग में कंपनीज इन्हीं ओपिनियन लीडर्स को यूज करती है अपनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर 10 मिनट्स का ये लिमिटेड टाइम है, तो हम इसके बाद एक सिर्फ 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, एक और सेशन में कंडक्ट करूंगी सिर्फ 10 या 15 मिनट, ताकि हम आज के लेक्चर को कंप्लीटली कवर कर सकें। बिकॉज आई डोंट वांट कि एक या दो स्लाइड्स रह जाएं और वो हमारा जो एक टेम्पो है वो ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट क्लास में हम वहाँ से कंटिन्यू करें। सो नेक्स्ट सेक्शन के हम सिर्फ 10 या 15 मिनट लेंगे मैक्सिमम, जिसमें आपकी अटेंडेंस भी होगी और हम इसको वाइंड अप करेंगे। सो बज मार्केटिंग की हम बात कर रहे थे। बज मार्केटिंग में कंपनीज इन्हीं ओपिनियन लीडर्स को यूज करती हैं ताकि वो उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सके। फॉर एग्जांपल, पीएनजी ने एक 2013 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जिसका नाम था वोकल पॉइंट। उस वोकल पॉइंट पे प्रोबेबली 5,000 नॉट 5,000 सॉरी 5 लाख से ज्यादा मॉम्स रजिस्टर्ड थे। ठीक है, और वहाँ उस वोकल पॉइंट जो एक प्लेटफॉर्म था उसका पर्पस क्या था कि कम जो जितनी मॉम्स रजिस्टर्ड हैं वो पीएनजी के जितनी बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर करें या अपने ओपिनियन शेयर करें, ताकि बाकी जितनी कस्टमर्स हैं या मॉम्स हैं वो उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकें या उनके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें। सो दैट्स कॉल्ड बज मार्केटिंग, विच इज वन ऑफ द channels in personal communication. Another option is non-personal communication, like companies non-personal communication channels भी use करती हैं। Of course, company क्या है, because personal communication channels तो बहुत limited होते हैं और उससे आप सिर्फ एक specific customer group को ही target कर सकते हैं। So companies का main focus किस पे होता है? Non-personal communication channels। अब non-personal communication channels में आपके पास आपके मेजर मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट इवेंट्स हैं। अब मीडिया में आपके पास ब्रॉडकास्ट मीडिया है, टेलीविजन है, रेडियो है, देन डिस्प्ले मीडिया है आपके पास, जैसे बिलबोर्ड्स हैं, साइंस हैं, पोस्टर्स हैं। ऑनलाइन मीडिया है जैसे ईमेल है, वेब मार्केटिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिफरेंट शेयरिंग वेबसाइट्स हैं। सो जो आपने मैसेज डिजाइन किया था किसी एक स्पेसिफिक अपील को सेलेक्ट करके, नेक्स्ट स्टेप में आप इधर पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल या नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू उसको कस्टमर तक कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर? आप पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल भी यूज कर सकते हैं, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स भी यूज कर सकते हैं और दोनों चैनल्स भी एज अ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द मैसेज सोर्स। आपने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, देन आपने अपना मैसेज डिजाइन कर लिया, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको किस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू अपना मैसेज डिलीवर करना है। बट नेक्स्ट स्टेप पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन आपका मैसेज डिलीवर करेगा, कम्युनिकेटर कौन होगा या सोर्स कौन होगा जो आपका मैसेज डिलीवर करेगा। लाइक ईदर इन पर्सनल और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन किसी भी मैसेज का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करता है कि कौन उस मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है। लाइक कस्टमर आपके कम्युनिकेटर को किस तरह से परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए आपने देखा होगा जितने फूड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसमें कंपनीज समटाइम किसको यूज करती हैं, डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, ताकि उनका वो कस्टमर्स को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके। अच्छा, इन सेलिब्रिटीज को या डेंटिस्ट को या डॉक्टर्स को क्यों यूज करती है? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर मैं आपसे कहूंगी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सेंसोडाइन यूज करें, सो हो सकता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं हो कि आपको कोई डेंटिस्ट रिकमेंड करे कि आप सेंसोडाइन यूज करें।
सो किसी भी मैसेज, इधर आपने कितना पावरफुल मैसेज डिजाइन किया है, इमोशनल अपील पे या रैशनल अपील पे, अगर कस्टमर आपके मैसेज सोर्स को या कम्युनिकेटर को, आप कम्युनिकेटर या जो आपका मैसेज सोर्स है वो क्रेडिबल नहीं होगा, तो कस्टमर आपके मैसेज को सीरियसली नहीं लेंगे या आपका मैसेज इतना इफेक्टिव या इतना पावरफुल नहीं होगा। ठीक है, सो इस स्टेज पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका मैसेज सोर्स क्या होगा। इसीलिए जितने पर्सनल केयर ब्रांड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट सेलिब्रिटीज को अपने एडवर्टाइजमेंट में लेते हैं ताकि वो उनकी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर सकें, उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। डिफरेंट एंटरटेनर्स को अपनी एड्स में लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कोई ऐसा सिंगल एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है जिसमें कोई सेलिब्रिटी या कोई नोन पर्सन ना हो। बहुत कम ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें आपको अननोन फेसेस नजर आते हैं। बाकी जितने भी एडवर्टाइजमेंट होंगे इधर वो कोई सेलिब्रिटी इंडोर्स कर रही होगी या कोई नोन पर्सन उसको इंडोर्स कर रहा होता है। व्हाई? बिकॉज कंपनीज नो कि इनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है और डीप डाउन वी वांट टू बिलोंग विद दीज सेलिब्रिटीज और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए हम उस मैसेज को क्या करेंगे, हम पॉजिटिवली इंटरप्रेट करेंगे या उस कम्युनिकेटर को पॉजिटिवली परसीव करेंगे। जैसा आपने देखा होगा जितने स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड हैं वो किसको इंडोर्स करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या डिफरेंट एथलीट्स को या डिफरेंट सेलिब्रिटीज को जो उनके ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने रिलेवेंट बात की कि आपके आपके जो प्रोडक्ट है और आपने जो सेलिब्रिटी या जो भी आपका कम्युनिकेटर है वो उसके साथ रिलेवेंट है। ठीक है, जैसे अगर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं तो उनको कोई एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन ही इंडोर्स कर रहे हैं, या अगर आपकी कोई पर्सनल केयर ब्रांड है तो कोई सेलिब्रिटी ही इंडोर्स कर रही है। समटाइम्स फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली लेस का एक एडवर्टाइजमेंट आया था, इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट था, उसको मैसी ने इंडोर्स किया। ठीक है, सो पर्पस क्या होता है कि आप ऐसा कम्युनिकेटर या ऐसा सोर्स यूज करते हैं अपने मैसेज में जो आपके मैसेज की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एट दिस स्टेज कि आपने कौन सा मैसेज सोर्स सेलेक्ट किया है या आपका कम्युनिकेटर कौन है, बिकॉज आपके मैसेज का जितना इन्फ्लुएंस है या जितनी इफेक्टिवनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके कम्युनिकेटर पर। द नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग फीडबैक। आपने मैसेज डिजाइन कर लिया, मैसेज कम्युनिकेट कर लिया, एक आपने हाईली रीनाउंड या क्रेडिबल पर्सन को यूज किया कि वो आपके मैसेज को कम्युनिकेट करे। अब नेक्स्ट स्टेज में आप ये भी तो चेक करेंगे कि आपके मैसेज का रिजल्ट क्या है, या आपके जो प्रमोशनल कैंपेन आपने डिजाइन की थी उसका उसका फीडबैक क्या है, उसकी लाइक आप रिजल्ट्स को मेजर करेंगे, आप कस्टमर बिहेवियर को मेजर करेंगे बिफोर एंड आफ्टर द मैसेज। लाइक आप ये देखेंगे कि कितने कस्टमर्स ने आपके मैसेज को रिसीव करने के बाद आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, कितने ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया आपके मैसेज को रिसीव करने के बाद, कितने ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने आपके स्टोर को विजिट किया। ये डिफरेंट आपके पास मेजरमेंट टूल्स होते हैं या क्राइटेरिया होते हैं जिसकी बेसिस पे आप फीडबैक को या रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स होती है कि एडवर्टाइजमेंट से पहले आपकी ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या थी और एडवर्टाइजमेंट के बाद आपकी ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, आपकी सेल्स कितनी हुई। यस Saddam, you were saying something. Okay. So हम फीडबैक कलेक्ट करेंगे एट दिस स्टेज। सो प्रोबेबली हम अपना लेक्चर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट एडवर्टाइजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन। हम 2 या 3 सेल्स प्रमोशन के एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज तो हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था और जो मेन कॉन्सेप्ट थे सिर्फ उसको डिस्कस किया था। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अगर हमारी कैंपस में क्लास होती है तो मैं आपको गाइड कर दूंगी कि हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे क्लास में या न्यू कॉन्सेप्ट को या न्यू लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि हमारी जो इन कैंपस एक क्लास होगी
नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उसमें इन पर्सन मैं आपके प्रोजेक्ट्स चेक करूंगी और आपको मैं पर्सनली कम्युनिकेट करूंगी कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स में कोई मॉडिफिकेशन करनी है या कोई चेंजिंग करनी है, ताकि जो आपकी डेडलाइन है या आपके जब तक एग्जाम्स हैं आप या आपकी जब तक प्रेजेंटेशंस हैं उस वक्त तक आपके प्रोजेक्ट्स रेडी हों। ठीक है, सो अभी ये सेशन एंड हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं